हेलो। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बिहारी सतसई की व्याख्याओं के अंतर्गत आगे के दोहे व्याख्या की दृष्टि से आपके सम्मुख लेकर प्रस्तुत हूँ। बिहारी रीतिकाल के सुप्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। रीतिकाल में भी रीतिसिद्ध धारा के प्रमुख कवि के रूप में उनकी गिनती होती है। आपके पाठ्यक्रम में जो भी दोहे हैं उनकी व्याख्या आपके सम्मुख रख रहा हूँ, आप कृपया गौर से सुने। 70 बोह रूखे वचन, करती कठिनु मनु मीठी। कहाँ कर्यो हवे जाति, हरी हेरी हंसो ही डीठी। फिर सुनिए क्या कह रहे हैं। 70 बोह रूखे वचन, करती कठिनु मनु नीठी। कहा करो हवे जाति, हरी हेरी हंसो ही डीठी। इस दोहे में कुछ कठिन शब्द जो आए हैं। 70 का अर्थ है तर्जन युक्त या टेढ़ी तिरछी, गुस्से में, कड़ी, और नीठी का अर्थ है बड़ी कठिनता से। प्रसंग कुछ इस प्रकार है। सखी ने नायिका को मान करना सिखाया कि इस तरह से अपने प्रियतम से अपनी बात मनाने के लिए मान करना चाहिए। इससे प्रियतम तुम्हारा और अधिक आदर करेगा, सम्मान करेगा। इसलिए उसको मान करने का तरीका बताया गया है। पर नायिका की दशा जो है प्रेम की अधिकता के कारण कुछ अलग ही है। वो मान नहीं कर पाती है, क्योंकि प्रियतम का मुंह देखकर, उसका सौंदर्य देख करके नायिका अपने वश में नहीं रहती है और वो मान करना भूल करके उसे देख करके मुस्करा देती है, हंस जाती है। ऐसा ही प्रसंग इस दोहे में है। बिहारी की बहुत ही अद्भुत कल्पना शक्ति का परिचय इस दोहे में आपको देखने को मिलेगा। देखिए क्या कहती है। सखी कहती है, सखी ने उसको मान करना सिखाया। तो कहती है, हे सखी, मैं तुम्हारे कहने से मेरी बाहों को बहुत कड़ी कर लेती हूँ, तिरछी कर लेती हूँ। ऐसा भाव प्रकट करती हूँ कि मैं उससे बहुत नाराज़ हूँ। इस तरह के विचार मन में लाती हूँ और अपने वचनों को और अधिक कठिन करने का प्रयास करती हूँ, ताकि प्रियतम को यह आभास हो जाए कि आज मैं उससे नाराज़ हूँ। इस तरह से मैं बहुत अनेक प्रयास करती हूँ, परंतु हे सखी, क्या करूँ, कहाँ करूँ, क्या करूँ, हवे जाती हो जाता है, हरी हेरी हंसी हो दीठी। जैसे ही हरी यानी मेरे प्रियतम को शाम को जब मैं देखती हूँ, हेरी यानी देखना, जैसे ही सखी मैं अपने प्रियतम शाम को अपनी आँखों से देखती हूँ, तो मैं ये सब तरह का व्यापार, मान करने का जो भी व्यापार है, तिरछी नज़रों से टेढ़ा होकर के देखना, नाराज़गी प्रकट करना और कठोर वचन बोलना, इस तरह का जो मान करने का व्यवहार है, हे सखी, जैसे ही मैं अपने प्रियतम की छवि को देखती हूँ, मैं सब भूल जाती हूँ और तुम्हारी सिखाई हुई बात मुझे बेकार चली जाती है। कहने का भाव है कि प्रेम की अधिकता के कारण नायिका का जो मन है अपने वश में ही नहीं रहा, वो प्रियतम का होकर के रह गया है। अगला छंद देखें। वाही लखे लोइन लगे कौन जुवती की ज्योति, जाके तन की छाह ढिग जोने छाह सी होती। वाही लखे लोइन लगे कौन युवती की ज्योति, जाके तन की छाह ढिंग
छाह ढिग जौने छाह सी होती। प्रसंग यही है कि सखी नायिका के शरीर की दूती की प्रशंसा नायक से करती है, यानी वो नायक के मन में नायिका के प्रति प्रेम को और अधिक मजबूत करना चाहती है और वो बताना चाहती है कि जो नायिका तुमसे प्रेम करती है वो कितनी अद्भुत सुंदर है और उससे सुंदर और कोई युवती है ही नहीं, इसलिए वो तुम्हारे प्रेम के बिल्कुल ही उचित है। उसे छोड़ कर के भला किसी और से प्रेम करोगे तो उतने अधिक सौंदर्य वाली प्रेमिका तुम्हें नहीं मिलेगी। यही बात यहाँ कहना चाहती है सखी नायक से जाकर के कहती है, हे प्रिय, जिसके तन की छाह के पास में चंद्रमा की परछाई भी फीकी लगने लगती है, यानी उस नायिका के शरीर की आभा और सौंदर्य इतना अद्भुत और अधिक है कि चंद्रमा की चांदनी जो कि सभी कवियों को प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, सबके ध्यान को आकर्षित कर लेती है, सभी को भली लगती है, अच्छी लगती है, चांदनी सुंदर लगती है, परंतु उस नायिका के सौंदर्य के सामने, उसके शरीर की आभा और कांति के सामने चंद्रमा की चांदनी भी बेकार लगती है, फीकी लगती है, तुच्छ प्रतीत होती है, नगण्य प्रतीत होती है। उसे देखने पर हे प्रिय, उस युवती को जो भी कोई देखता है उसकी आंखें उससे लग जाती है, यानी वो उसी का होकर के रह जाता है। फिर भला दूसरी युवती अगर उसके सामने आ भी जाए तो उसकी तरफ वो आंखें खोलकर देखना भी नहीं चाहता। ऐसी ही वो नायिका है। हे प्रिय, वो तुम्हारे बिल्कुल ही योग्य है, तुम उससे भुलाओ मत, उसके प्रेम का उस मान और सम्मान करो। वो प्रेम करने लायक है, उससे अधिक और सुंदर कोई युवती इस संसार में है नहीं। अगला पद देखें। कहा कहो वा की दशा हरि प्राणनु के ईस विरह ज्वाल जरीबो लखे मरिबो भयो भई आशीष। कहा कहो वा की दशा हरि प्राणनु के ईस बिरह ज्वाल जरीबो लखे मरिबो भई आशीष। इस छंद में, इस दोहे में बिहारी ने नायिका की विरह दशा का चित्रण किया है। नायिका मरण दशा में है और बहुत ही खराब स्थिति में है। ऐसी दशा देख कर के नायिका की जो सखी है वो नायक के पास जाकर के उसकी विरह वेदना को दूर करने के लिए प्रार्थना करती है और उसकी दशा के बारे में उसे समझाती है और कहती है कि हे प्रिय, मैं उसके दशा का क्या वर्णन करूं, उसकी हालत के बारे में कैसे बताऊं, यानी उसकी जो दशा है वो कहने की योग्य नहीं है। देखने से ही पता चलेगा कि उसकी दशा कैसी है। वो विरह की अग्नि में जलता हुआ देखकर मेरा मन रहा नहीं गया। अब तो उसको देखकर मन यही करता है कि उसके लिए मौत ही अब आशीर्वाद होगी, अर्थात उसके प्राण छूट जाए, इसी में उसके जीवन का भला है, क्योंकि उसकी जो दशा है वो बहुत ही दयनीय है, करुण है। उसकी दशा अब देखी नहीं जाती, इसलिए उसका मर जाने में ही उसकी भलाई है। उसके लिए तो मरना ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो इस समय जितने कष्ट भोग रही है उन सभी कष्टों से एक साथ उसकी मुक्ति हो जाएगी। प्रिय छात्रों, संसार की बातें अगर करें तो संसार में भी आप देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक बीमार हो जाता है, परिवार वाले कुछ दिन उसकी सेवा शुरू करते हैं, बहुत अच्छी तरह से देखभाल करते हैं, परंतु जब बीमारी असाध्य हो जाती है और बहुत दिन निकलने लगते हैं और ये मान लिया जाता है कि अब ये व्यक्ति इस बीमारी से ठीक नहीं हो पाएगा, तो अंत में उसके दुख और उसकी पीड़ा देख करके सभी यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर इसे उठा ले, तो इसकी यंत्रणा, उसके कष्ट से इसको छुटकारा मिल जाएगा, इसका भला होगा, ईश्वर अब इसे उठा ले। यही भाव इस दोहे में भी
सखी ने प्रकट किए हैं कि नायिका की दशा अब ऐसी है कि अगर प्रियतम आकर उसे नहीं मिला तो अब तो उसका मरने में ही भला है, मरने से उसके सारे कष्ट दूर होंगे। क्योंकि कहा है हरि प्राणनों के ईश, अब तो उसके प्राणों के जो ईश्वर हैं वो हरि हैं, यानी कृष्ण हैं, श्याम हैं। तो यह कह रही है प्रिय, अब तो एकमात्र तुम्हारे ही हाथ में उसके प्राण हैं, और अगर तुम नहीं गए तो उसके लिए तो मरना ही ज़्यादा अच्छा होगा। कहने का व्याज ये है कि नायिका की जो सखी है वो किसी न किसी तरीके से नायिका के दुख को दूर करना चाहती है। अब उसके सामने दो ही उपाय हैं कि या तो वो इस तरह की प्रार्थना करे कि नायिका मर जाए, उसके प्राण निकल जाएं ताकि उसको कष्टों से मुक्ति मिले, या उसका जो प्रिय श्याम जो है वो जाकर उसे दर्शन दे। तो संभवतः है वो प्रियतम के वियोग में ही इतनी दुखी है, इतनी पीड़ित है, तो संभावना ये बनती है कि अगर प्रियतम उसके सामने जाएगा, उसके दर्शन देगा, तो हो सकता है नायिका के शरीर में प्राणों का संचार पूर्ण हो जाए और उसकी हालत कुछ ठीक हो जाए। इस तरह से बहुत ही सुंदर दोहा बिहारी सतसी में बिहारी द्वारा रचित है। और अब अगला छंद, अगला दोहा देखते हैं। जेहि संपत्ति कृपन के तेती सुमति जोर, बढ़त जात जो जो उरज तो होत कठोर। जेहि संपत्ति कृपन के तेती सुमति जोर, बढ़त जात जो उरज त्यो होत कठोर। सुमति का अर्थ है कंजूसी से है, कृपणता से है। जोर यानी उच्चतम, ऊंचे पर, यानी संपूर्ण विकास, उच्चतम विकास। कठोर यानी कड़े, निर्दय यानी बहुत निर्दय के लिए कहा है। और कड़े का अर्थ ये भी है कि वो कंजूस व्यक्ति जिस किसी को धन की जरूरत होती है और उसकी मजबूरी देख करके भी कंजूस व्यक्ति कभी पसीजता नहीं है, बल्कि जैसे जैसे उसके पास धन की मात्रा बढ़ती जाती है उसकी कठोरता और अधिक बढ़ती जाती है। तो यहाँ कंजूस के रूपक के जरिए, के दृष्टांत के जरिए नायिका के नायिका के यौवन के आगमन का बहुत सुंदर चित्रण बिहारी ने किया है कि नायिका अब युवा होती जा रही है और उसका सौंदर्य और अधिक बढ़ता जा रहा है, और सौंदर्य के साथ साथ उसके जो शारीरिक अंगों का सौंदर्य वो भी बढ़ रहा है, और सौंदर्य के साथ साथ उनका भी विकास हो रहा है। इसी का बड़ा सुंदर चित्रण कवि ने इस छंद में किया है। और एक कंजूस आदमी का रूपक देते हुए क्या कहते हैं, देखिए कि जिस तरह से जेहि संपत्ति कृपन के, जिस तरह से कंजूस आदमी के पास में संपत्ति आती जाती है, तेती सुमति जोर, वैसे वैसे जैसे जैसे धन बढ़ता जाता है कंजूस आदमी के पास में, कंजूस आदमी की कठोरता और अधिक बढ़ती जाती है, उसका हृदय निर्दयी होता जाता है। ठीक उसी प्रकार बढ़त जात जो जो उरज, इस नायिका के यौवन का आगमन कुछ इस प्रकार हो रहा है कि जैसे जैसे उसके स्तन बड़े होते जा रहे हैं, यानी यौवन का आगमन होता जा रहा है। यौवन के आगमन की पहली पहचान ये है कि नायिका के स्तन धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं और उसी से उसका सौंदर्य भी और अधिक बढ़ता जाता है। तो कवि बिहारी यहाँ कहना चाहते हैं कि कृपण की संपत्ति बढ़ने पर कृपण कठोर होता जाता है। ठीक ऐसे ही नायिका के शरीर पर यौवन का आगमन होने से उसके स्तन, उसके उरज और अधिक बड़े होते जाते हैं, और जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं वैसे वैसे ही उनका उभार और अधिक कठोर होता जाता है। यानी वो स्तन बड़े तो हो ही रहे हैं, साथ साथ कठोर भी होते जा रहे हैं, ठीक उसी कंजूस संपत्ति वाले की तरह। अगला दोहा देखें, बहुत सुंदर दोहा। जो जो जोबन जेठ दिन कुछ मिति अति अधिक काती, त्यों त्यों छिन छिन कटी छपा छीन परति नित जाति। जो जो जोबन जेठ दिन कुछ मिति अति अधिकाती, त्यों त्यों छिन छिन कटी छपा
छीन परति नित जाति। क्या कहने कवि, मिति का अर्थ है प्रमाण, छपा का अर्थ या रात्रि से। प्रसंग यही है कि नायिका के शरीर पर यौवन का आगमन हो रहा है और इसी यौवन के आगमन को देखकर, उसकी शोभा को देखकर सखी उसके सौंदर्य की प्रशंसा करती हुई नायक से कहती है। और ये भी हो सकता है कि नायक स्वयं रीझ कर अपने आप से कहता हो। खैर जो भी हो, सौंदर्य का बहुत सुंदर चित्रण बिहारी ने इस दोहे में किया है और कहा है, जेठ के महीने का उदाहरण देते हुए समझा रहे हैं कि जैसे जैसे यौन रूपी जेठ का महीना, जैसे जैसे यौन रूपी जेठ महीने के समान इस युवती के कुछ यानी स्तन बड़े होते जा रहे हैं, वैसे वैसे उसकी कटी जो है, उसकी कमर पतली होती जा रही है। मतलब जो जो यौवन जेठ दिन जेठ के महीने में दिन बड़े होते जाते हैं, ठीक ऐसे ही नायिका के शरीर पर यौवन का आगमन हो रहा है तो उसके कुछ यानी स्तन भी अब बड़े होते जा रहे हैं। और इस बात का प्रमाण है कि तो छिन छिन कटी छपा, कि जैसे जैसे जेठ के महीने में दिन बड़े होते जाएंगे परंतु रात जो है उसकी अवधि बहुत छोटी होती जाती है। ये इस बात का प्रमाण है कि दिन बड़े हो रहे हैं। यहाँ भी यही प्रमाण है कि नायिका के शरीर पर यौवन का आगमन हो रहा है और उसके परिणाम स्वरूप उसके स्तन जो है वो दिन दिन बड़े होते जा रहे हैं और जैसे जैसे उसके स्तन बड़े होते जा रहे हैं त्यों त्यों छिन छिन कटी छपा, उसकी जो रात्रि रूपी जो कमर है वो दिन दिन पतली होती जाती है और जिसके कारण उस नायिका का सौंदर्य और अधिक अभिवृद्धि को प्राप्त होता है। हे नायक वो प्रियतमा, निस्संदेह ही अब यौवन का आगमन उस नायिका के शरीर पर हो रहा है, वो निस्संदेह वो तुम्हारे योग्य है, वो प्रेम के योग्य है, इसलिए उसको छोड़ो मत, उससे प्रेम करो। यही कहने का भाव है। शेष प्रिय विद्यार्थियों, अगले वीडियो में लेंगे अगले छंद। इसी साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।